नमस्कार, तर्कश में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में चुनावी घमासान शुरू हो चुका है और इस घमासान में सबको बराबरी का खेलने का मौका मिले, इसकी जिम्मेदारी होती है भारत के चुनाव आयोग की। और आज मेरे खास मेहमान हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 5 राज्यों में मैंने कहा कि चुनावी घमासान शुरू हो चुका है। सबसे पहला सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि जो तारीखें तय करने का प्रोसेस है, कई बार राजनीतिक पार्टियां सवाल उठाती हैं, किस तरीके से आप चुनाव का समय तय करते हैं? ठीक है, सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन की एक रिक्वायरमेंट है कि इलेक्शन 5 साल के अंदर अंदर किया जाए। तो अब जो भी टर्म ऑफ द हाउस होती है उससे एक दिन पहले तक हमारा हाउस तैयार हो जाना चाहिए। तो इसमें तो हम एक दिन की डिले नहीं कर सकते। हमारी वजह से कभी कोई इलेक्शन आज तक 62 साल में एक दिन भी डिले नहीं हुआ हमारी वजह से। कोई देश में एक आध को इमरजेंसी वगैरह की वजह से हुआ था स्टेट्स में, कश्मीर पंजाब में, वो दूसरे इशूज़ हम तो उसको हमने टाइम से करना है। फिर कई स्टेट्स अगर इलेक्शन में जाने वाली होती हैं तो हमेशा उनको हम बंच करते हैं, हमेशा उनको एक साथ करते हैं ताकि एक स्टेट के रिज़ल्ट दूसरे स्टेट को प्रभावित न करें, क्योंकि उससे वो एक इन ए वे फ्री एंड फेयर एक्सरसाइज ऑफ फ्रेंचाइज में बाधा हो जाती है। तो हम उसको बंच करते हैं। अब बंच करेंगे तो 5 स्टेट्स साथ थे, जितने जैसे आज के मिसाल के तौर पे जैसे अभी 5 स्टेट्स हैं, इन 5 स्टेट की अलग अलग डेट होती हैं। डेट कैसे निर्धारित होती है कि जिस दिन उनका हाउस 5 साल पहले मिला था, दैट इज़ द डे जिस दिन से हाउस की डेट काउंट की जाती है। अब 12 मार्च को उत्तराखंड की जो असेंबली है उसने ख़त्म होना है। ये इसका मतलब है 11 मार्च तक हमें विधानसभा चुन के दे देनी चाहिए। 13 को पंजाब का, 14 को मणिपुर का, इसके बाद 20 मई को है यूपी का और 11 या 12 जून को है गोवा का। लेकिन चूँकि बंच हो गई तो अब हम देखेंगे कि अर्लीस्ट पॉसिबल डेट क्या है। अर्लीस्ट पॉसिबल डेट है 12 मार्च, क्योंकि उसके आगे हम 13 मार्च भी नहीं कर सकते जी। तो पूरे बंच की डेट जो है वो 12 मार्च से तय होगी। तो आप ये कह रहे हैं कि ऐसे में अलग अलग राज्यों की रिक्वेस्ट को मानना संभव नहीं होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार ने कहा कि साहब हमने एग्जाम्स डिक्लेयर कर दिए हैं, सेंटर का बजट आना था, बजट डिले करना पड़ा। बिल्कुल, देखिए, एक तो मैं ये बता दूं कि मायावती सरकार ने हमको बिल्कुल कुछ नहीं कहा। उन्होंने मार्च में कोई एग्जाम हो रहा है वगैरह कुछ नहीं कहा। उनके किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कोई कैलेंडर अनाउंस किया नहीं किया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं इस्तेमाल। लेकिन इस बार इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने की वजह से केंद्रीय बजट जो है वो उसको पोस्टपोन किया गया है। सरकार के इस कदम को कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, सरकार तो इन मामलों में बड़ी पर्टिकुलर होती है। सरकार बड़ी सेंसिटिव होती है कि सरकार तो नहीं चाहेगी कि कोई ऐसा चीज़ करें जिस पे लोग उंगली उठाएं, क्योंकि लोग उंगली उठा सकते हैं कि साहब बजट में किस टाइप की अनाउंसमेंट कर दी आपने, तो ये लोग वोटर को लुभाने वाली अनाउंसमेंट की है, ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब हो रही है, इस किस्म के मुद्दे हो सकते हैं। हमारी कोशिश, बल्कि मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी कोशिश ये थी कि हम 28 फरवरी से पहले ही सारे चुनाव ख़त्म कर दें। 29 को हमें मालूम है कि लीप ईयर में 29 को बजट होता है, लेकिन उसमें हमको प्रॉब्लम ये हो रही थी कि यूपी में हमारा असेसमेंट है कि हमको फोर्सेस की बड़ी रिक्वायरमेंट है, इसीलिए 7 फेजेज़ में, और हमको सिक्योरिटी फोर्सेस जो मिली हैं वो उसकी का फुल यूटिलाइजेशन चाहिए। लेकिन कुछ फोर्स तो हमने वहाँ पे भी लगानी है गोवा में। इससे पहले जो मणिपुर और पंजाब और उत्तराखंड में हो रहे हैं, कुछ फोर्स वहाँ लगनी है। तो हमारी कोशिश ये थी कि बाकी के स्टेट को यूपी से पहले ही ख़त्म कर दें, उनका इलेक्शन उनको से पहले ख़त्म कर लें, ताकि यूपी में जब हम जाएं तो सारी फोर्स हमें अवेलेबल हो। तो वो हम काफ़ी हद तक कामयाब हो गए। गोवा का इलेक्शन में ये भी था कि हम जून में उनकी सरकार ड्यू है और हम इतनी जल्दी करें, क्या हम उसको थोड़ा और डिले नहीं कर लेते ताकि 1 महीना उस विधानसभा को और मिल जाता है। तो इसलिए हम 28 फरवरी को जितनी फोर्स हम गोवा में भेज रहे हैं वो यूपी से काट के भेजनी पड़ती, तो वो से हमको नुकसान होता, बल्कि जिस पर्टिकुलर फेज़ में पे उसका प्रभाव पड़ता। फिर हमने ये सोचा कि नॉर्मली तो हम 28 फरवरी को ही इलेक्शन करा देते, चाहे रिजल्ट 2-3 दिन बाद आए, लेकिन कम से कम ये इल्ज़ाम सरकार पे नहीं लग सकता कि आपने बजट के जरिए फेवर करने की कोशिश की।
तो लेकिन गोवा की छोटी स्टेट है, 3 मार्च को अगर हम उसको कर लेते हैं उनका पोल, तो कि हमने ये लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स बेसिकली थी आपके पास। आप चुनाव सुधारों की काफ़ी बात करते रहे हैं पिछले काफ़ी लंबे समय से, उन पर अभी कोई कानून नहीं बन पाया है, संसद में बहस नहीं हो पाई है, लोकपाल सेंटर स्टेज अभी भी लिए हुए है, लेकिन इस चुनाव में चुनाव खर्च को कंट्रोल करने पर आपका काफ़ी जोर है। और आज ही अखबार में मैं एक खबर पढ़ रहा था कि एक राजनीतिक पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने उम्मीदवारों को ये निर्देश दिए हैं कि वो शादी ब्याहों में ना जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव आयोग उस खर्चे को उनके चुनाव प्रचार के खर्चे में जोड़ दे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सख्ती कर दे रहे हैं? देखिए, हम सख्ती तो कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ये है, ये एक डिबेटेबल टर्म हो सकती है। देखिए, कानून ने एक सीलिंग फिक्स की है कि इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अब विधानसभा में 16 लाख है, ये पहले 10 होती है, 16 कर दी, 16 के अंदर अंदर खर्चा होना चाहिए। कानून ने ये सब निर्धारित किया हुआ है, पार्लियामेंट में कानून बना कि ये खर्चा इसके अंदर रहना चाहिए और हर पार्टी, हर कैंडिडेट को उसकी पालना करनी चाहिए। देखा ये जाता था कि उसकी उल्लंघना खूब दबा के होती है, सबको मालूम है, इलेक्शन लड़ने वालों को मालूम है, जनता को मालूम है, मीडिया को मालूम है, हमको मालूम है कि पैसा तो कई गुना खर्चा होता है। क्या हम उस पर आंखें बंद कर लें? अगर कानून ने सीलिंग किया तो हमने तो कानून इन्फोर्स कराना है। फिर देखा गया मेल प्रैक्टिसेस हर किस्म की होती हैं। अब आपने जैसे एक मिसाल दी, इंटरेस्टिंगली ये 2-4 साल पहले बात है, किसी इलेक्शन में किसी स्टेट में एक ऑब्जर्वर जा रहा था, उसने देखा बहुत शानदार शादी हो रही है, उसमें खूब में शराब कबाब सब चल रही है। अब जो उसने ज़रा क्यूरियोसिटी में जाके देखा कि क्या हो रहा है, तुम्हारा ना दूल्हा था ना दुल्हन, पता चला उम्मीदवार ने स्पॉन्सर किया। वो सिर्फ ये स्पॉन्सर थी। अच्छा, इसमें जो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसमें सख्ती से हिदायत है कि आप वोटर को लालच देने वाली कोई हरकत नहीं करेंगे, न पैसा देंगे, न काइंड में उसको पार्टियां देंगे, उसको शराब बांटेंगे, बिरयानी खिलाएंगे, ये सब तो मॉडल कोड में और क़ानून में अलाउड नहीं है। सो इसलिए ये कहा गया कि भाई देखो, हमने फिर ऑब्जर्व किया, जब हमें पता लगा कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडस ऑपरेंडी है कि जितने मुंडन सेरेमनी है, बर्थडे हैं, शादियां हैं, वो उन्हीं दिनों क्यों हो रही हैं, तो उनमें से क्या बोगस हो सकती है कि सिर्फ पार्टी है बेसिकली इलेक्शन। तो आप ज़मीनी जो आपका अनुभव है उसके आधार पे आप उसके आधार पे कि, और इसका मतलब ये नहीं कि लोग शादी ब्याह में न जाएं। कई नेताओं ने ये उठाया कि भाई हम के शादी ब्याह में न जाएं, हमने कहा ज़रूर जाइए, लेकिन वो जेन्युइन शादी ब्याह होना चाहिए और वो आपका स्पॉन्सर्ड के, उसमें आपका पैसा और आपके वोटर को लालच देने वाली टेक्निक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो अगर आप करेंगे तो उसका तो आपको हिसाब देना पड़ेगा, वो आपके खर्चे में लग जाएगा। कुरैशी साहब, आपने चुनाव खर्च पर नज़र रखने के लिए क्या क्या उपाय किए हैं और क्या नए कदम उठाए हैं इस बार चुनावों में, उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, हम चुनाव खर्च पर नियंत्रण की बात कर रहे थे। आपने अभी बताया कि किस तरह से आपने अपने ज़मीनी अनुभव के आधार पर ये ऑब्ज़र्व किया कि अलग अलग नए नए तरीके उम्मीदवार खोज लेते हैं पैसे से वोटर को प्रभावित करने का। और क्या क्या इस बार चुनाव खर्च पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ ख़ास उपाय आपने किए हैं? जी, हमने जो ख़ास उपाय किए हैं कि हमने जब देखा कि खर्चे पे कंट्रोल हमारा उतना अच्छा चल नहीं रहा था, तो हमने एक नई डिवीज़न ही इलेक्शन कमीशन में बनाई और उसमें एक सीनियर अफसर इनकम टैक्स के कमिश्नर को डायरेक्टर जनरल आके लगाया और हमने कहा कि गाइडलाइंस ऐसे बनाओ कि इस पर सख्ती से कंट्रोल हो सके। गाइडलाइंस हमने बिहार के इलेक्शन में सबसे पहले वो ट्राई की, बड़ा अच्छा उसका असर हुआ। उसके बाद 5 स्टेट में हमने की, उसका बड़ा अच्छा असर हुआ। और आपको मालूम है कि उन 5 स्टेट में 73 करोड़ रुपए के करीब पकड़ा गया। इसका मतलब है कितना पैसा बहता था। और हमें यकीन है कि हमने जितनी सख्ती की थी उसके नतीजे में अगर हर 1 करोड़ को जो हमने पकड़ा, कम से कम 50 करोड़ हमने जाने से रोक दिया। उसके बावजूद भी पैसा ज़रूर गया होगा, क्योंकि इतना पैसा तो चलता है, जैसा कि हमें पता लगा। तो हमने जो कुछ इंस्ट्रक्शन इसमें दी हैं कि एक तो हर कैंडिडेट, जब कैंडिडेट बन जाए, डिक्लेयर हो जाएगा, तो नॉमिनेशन के आखिरी दिन
वो अपना एक नया अकाउंट खोलेगा और सारा इलेक्शन का खर्चा सिर्फ उस अकाउंट से करेगा। पहले क्या होता था, 10-12 अकाउंट से, यहाँ से लिया वहाँ से लिया पैसा, तो पता ही नहीं लगता था, कन्फ्यूजन होता था। फिर इसको कैंडिडेट को असुविधा ना हो अकाउंट खोलने में, तो बैंक को हमने इंस्ट्रक्शन दी कि फ़ौरन अकाउंट 5 मिनट के अंदर अकाउंट खोल दोगे। इन्होंने कहा कि साहब जॉइंट अकाउंट की इजाज़त दी जाए एजेंट के साथ, हमने कहा बेशक जॉइंट अकाउंट। बैंक को हमने कह दिया कि अपना एक वो खोलो, सेल बनाओ कि जो कैंडिडेट के वाले लोग आएंगे उनको 5 मिनट भी इंतज़ार ना करना पड़े। फिर हमने एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स की पूरी एक लाइन लगाई, और फिर हम हर सारे जो एक्सपेंडिचर हो रहा होता है इसको हम वीडियो करते हैं। फिर हमने इंस्ट्रक्शन दी कि हाँ, हमारे जो एक्सपेंडिचर ऑफिसर हैं एक शैडो रजिस्टर्स मेंटेन करेंगे। शैडो रजिस्टर का मतलब ये है कि आपने जैसे जब हर तीसरे चौथे दिन एक कैंडिडेट ने आके अपना रजिस्टर हमको दिखाना पड़ता है, उसमें वो दिखाएगा कि साहब मैंने ये 2 पब्लिक मीटिंग की और पे 5-5 हज़ार रुपये खर्च किया। हमारे लोगों ने उसका वीडियो ले रखा है, वो कहेगा साहब इतनी बड़ी मीटिंग पे 5 हज़ार खर्च किया है, इस पर तो आपने 1.5 लाख किया होगा, ये देखो अपना वीडियो जी, ताकि वो एक्सपेंडिचर को सप्रेस न कर सके, फज न कर सके। तो इसका नतीजा ये हुआ कि डिसिप्लिन आया, उस डिसिप्लिन की वजह से मनी पावर को कंट्रोल हुआ। हमारे जो फ्लाइंग स्क्वाड हैं वो घूमते रहते हैं। सिविल सोसाइटी, जनता को भी हमने रिक्वेस्ट की कि भाई आप पैसे के लालच में वोट न देना, कोई आपको साड़ी बांटने आए, कोई मशीन बांटने आए, बिल्कुल मना करना। तो वो लोग एजुकेट कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, और उसके बड़ा फ़ायदा हो रहा है क्योंकि लोग हमको शिकायत करते हैं। वजह इसके आम आदमी ईमानदार है, वजह इसके कि उसने किसी ने पैसे दिया वो फट से जेब में रख ले, वो हमको फ़ोन करता है कि साहब पैसा बट रहा है। कुरैशी साहब, चुनाव खर्च की बात चल रही है, आपने बहुत सारे उपाय किए हैं, थोड़ा सा अलग हटके है लेकिन सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। अभी लोकपाल पर जब बहस हो रही थी राज्यसभा में, तो सीपीआईएम के नेता हैं सीताराम येचुरी, उन्होंने कॉरपोरेट फंडिंग का सवाल उठाया था कि कॉरपोरेट फंडिंग जो होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उससे भी एक तरह से चुनाव में जो धन का बेजा इस्तेमाल है और जो ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं और महंगा हो गया है चुनाव, पैसे वाले उम्मीदवार कोई कैंडिडेट बनाना चाहती है पॉलिटिकल पार्टी, इस पे कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, मुझे एग्जैक्टली येचुरी साहब का बयान तो नहीं मुझे याद पड़ता, लेकिन इस पे ये डिबेट ज़रूर ये चलती है कि एक एक्सपेंडिचर की जो सीलिंग है वो रैशनलाइज की जाए। नाउ रैशनल लिमिट क्या है वो कोई आज तक नहीं बताता। एक व्यू ये है, जैसे कि येचुरी साहब बता रहे हैं कि ये लिमिट जो ऑलरेडी है वो काफ़ी है, और तो इससे ज़्यादा करेंगे तो सिर्फ पैसे वाला ही इलेक्शन लड़ सकेगा और बाकी लोग नहीं लड़ सकेंगे। दूसरे लोग कहते हैं कि भाई रियलिटी ये है कि लोग तो 10-10 गुना खर्च कर रहे हैं, हाँ क्या हमको दिखाई नहीं दे रहा है, इसको रैशनल कर दिया जाए। एक तो सबको ये स्पष्ट होना चाहिए कि सीलिंग जो है ये हम नहीं निर्धारित करते, ये सरकार करती है। पिछली बार सरकार ने हमारे रिक्वेस्ट पे बड़ी जल्दी लॉ मिनिस्ट्री ने इसको फ़ौरन मंजूर दी थी। हमने कहा कि 96 में पिछली बार सीलिंग निर्धारित की थी, अब इतनी इन्फ्लेशन हो गया है, 10 लाख को 16 लाख और 25 लाख लोकसभा का है उसको 40 लाख कर दिया जाए, उन्होंने फ़ौरन माना। उसके तो अब वो वेदर रैशनल है कि नहीं है, हम तो कहते हैं कि इस पर पूरे नेशनल डिबेट कर दीजिए। आइडियली तो ये पावर हमको दे दीजिए, काम आसान हो जाएगा कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाएंगे, उनके ऑल पार्टी मीटिंग में डिस्कस करेंगे कि भाई आप बताओ, एग्रीमेंट कर लो कि व्हाट इज़ रैशनल, और उसके मुताबिक रीजनेबल लिमिट कर दें। फिर दूसरी तरफ ये कि एक तरफ तो रैशनल लिमिट की बात होती है कि ये कम है। जब हमने बढ़ाई, उसके बाद जो 5 स्टेट ने जब अपने कैंडिडेट ने अपने एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट दिए, आपको जान के भी हैरानी होगी कि उन्होंने 16 लाख लिमिट थी, 6 लाख 8 लाख 9 लाख की रिपोर्ट की जी। 15,90,000 तक तो जा ही सकते थे कि जी इतना खर्च किया, और ताकि बाद में केस बनता है कि और बढ़ाओ। अब अगर हम रैशनलाइजेशन की कोई बात करेगा तो हम 16 से 60 लाख की तो नहीं सोचेंगे, हम तो कहेंगे 16 से 8 करो। जब आप खर्चा ही नहीं करते हो जी, तो फिर बढ़ाने की क्या जरूरत है? चुनाव खर्च से एक और जुड़ा हुआ मुद्दा है, और वो अलग से भी उसको कह सकते हैं, पेड न्यूज़ का मुद्दा, और आप लगातार उस पर काफ़ी बोलते रहे हैं, बात करते रहे हैं सेमिनार्स में अलग अलग। इस चुनाव में कितनी उम्मीद है कि पेड न्यूज़ को आप कंट्रोल करेंगे? देखिए, पेड न्यूज़ पे भी हमारे इंस्ट्रक्शन है ये, क्योंकि ये एक नया एक प्रॉब्लम सामने आई है, उस पर सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने चिंता दिखाई, और 95% ऑफ जर्नलिस्ट उन्होंने भी इस पर चिंता की कि वो इससे खुश नहीं है। तो हमने जो गाइडलाइंस इसमें बनाई है कि एक तो हर ज़िले में एक मीडिया मॉनिटरिंग एंड सर्टिफिकेशन कमेटी बनेगी, उसके 4 मेंबर हैं, जिसमें से एक मेंबर हम प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया
उनसे कहते हैं कि आप एक नॉमिनेट कीजिए। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट पीआरओ है या इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का जो भी मीडिया यूनिट का कोई है, इस तरह के 4 लोग उसके मेंबर हैं, वो मीडिया कमेटी पेड न्यूज़ को वॉच करती है। बिहार में सबसे पहले जब हमने ये रूल बना के ट्राई किए तो 120 से भी ज़्यादा ऐसे केसेस इन लोगों ने पकड़े कि यह शायद ये पेड न्यूज़ हो सकती है। उन्होंने कैंडिडेट को नोटिस दे के बुलाया कि साहब ये पेड न्यूज़ दिखती है, आप बताइए। तो उन्होंने तकरीबन सभी केसेस में उन्होंने कन्फेस किया कि हाँ जी पेड न्यूज़ थी, हमने पैसे दिया था, चलो हम अपने खाते में दिखा देते हैं। तो वो एक्सपेंडिचर तो अकाउंट फॉर हो गया। बाद में जब 5 स्टेट्स हुए तो वहाँ पे हमें पेड न्यूज़ के केसेस तो ज़रा कम आए, 5 स्टेट में मिला के कोई 125 के करीब, जबकि बिहार में अकेले में 120 थे। लेकिन हमें एक नया फिनोमिनन देखने को मिला वहाँ पे ये कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने ही चैनल थे और अपने अखबार हैं चैनल। अब उसमें अगर कोई पार्टी अपने प्रोपेगेंडा में करोड़ों रुपए का टाइम खर्च कर रही है तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो डिस्टर्ब हो रही है जी। आफ्टर ऑल जो 16 लाख की सीलिंग है, आप खर्चा करते हैं, आप अपनी जेब से ही तो करते हैं जी, दूसरे का तो कोई है नहीं। और आप अपनी चैनल का अगर टाइम भी उस पर खर्च करेंगे तो आपने उसको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा, तो वो भी चुनाव खर्च में आप जोड़ देंगे ताकि हम जोड़ सके। हमने कहा जी रेट लिस्ट, रेट कार्ड तो आपका होता है, इतने घंटे का रेट कार्ड के हिसाब से कितना बनता है आप अपने इसमें डालिए जी, ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि दूसरी चैनल अगर कोई खरीदता इतना पैसा लगता तो आप इसको अकाउंट फॉर कीजिए ताकि बैलेंस। तो अभी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब में चुनाव अनाउंस हुए कई दिन हो गए हैं, चुनाव प्रचार शुरू हो गया है औपचारिक तौर पर। क्या कोई इस तरह की शिकायत आपके पास आई है, कोई ऐसा केस जिस पर जांच कर रहे हों आप लोग? देखिए पेड न्यूज़ पे जी, पेड न्यूज़ पे तो मेरे नॉलेज में यहाँ तक दिल्ली तक नहीं पहुँची, अगर हुई भी होगी तो सीईओ हर स्टेट के जो हैं उनसे कर रहे हैं। लेकिन अब हम जैसे हम लोग जा रहे हैं, परसों जा रहे हैं मणिपुर, उसके बाद तीसरे दिन जा रहे हैं लखनऊ, वहाँ अब पता लगेगा कि कितनी इस किस्म की शिकायतें आई और उस पर क्या एक्शन हुआ। लेकिन अभी कोई बहुत गंभीर फिलहाल एटलीस्ट दिल्ली में हमारे नोटिस तक नहीं पहुँची। कुरैशी साहब आपसे ये बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन ले लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी साहब से। कुरैशी साहब, हमारी इस बातचीत में भी और पिछले दिनों लगातार जो हम देख रहे हैं कि चुनाव आयोग काफ़ी ज़्यादा जोर इस बात पर दे रहा है कि चुनाव खर्च जो है उसको नियंत्रित किया जाए। कोई ख़ास वजह है इसकी? देखिए, आप देख रहे हैं देश में एक करप्शन के ख़िलाफ़ पूरा एक माहौल बना हुआ है, क्योंकि ये फैक्ट है कि करप्शन बहुत है और लोग उससे दुखी हैं, ये भी फैक्ट है। और ये चीज़ हमने देखी है, बार बार कही भी है कि इलेक्शन करप्शन का रूट कॉज बन के रह गया है जी। और वो कैसे? बड़े सिंपल लॉजिक है कि अगर कोई कैंडिडेट 5-10 करोड़ रुपए खर्च करके इलेक्शन जीतता है जी, तो पहले दिन से वो अपनी रिकवरी में लग जाता है। तो वो बुलाएगा अपने अफसरों को कि भाई 10 करोड़ रुपए इलेक्शन में खर्च करके आओ, मुझे पैसे चाहिए, लाओ पैसे ला के दो। तो अब वो अफसर भी उनके साथ मिल जाएगा, अब वो पैसे बनाने, दोनों लोग पैसे बनाने लगेंगे और दैट इज़ हाउ करप्शन बिगिंस। अगर इसलिए इलेक्शन के लेवल पे ही करप्शन का सुधार हो सकता है। इसको अगर रोका तो फिर देश की करप्शन कंट्रोल में आएगी, वरना तो ये एक विशेष सर्कल है जो चलता रहेगा। और ब्रॉडर उसमें आप कोशिश कर ही रहे हैं कि चुनाव सुधार जो हैं उन पर जितनी जल्दी हो सके कानून बन सके। जी हाँ, उसमें क्योंकि हमारा जो एक बड़ा सुधार का एक प्रपोजल है कि जो क्रिमिनल्स हैं जिनके खिलाफ बड़े सीरियस क्रिमिनल अपराध हैं वो इलेक्शन लड़ते हैं और उनको डिबार नहीं किया गया। हमारी डिमांड है कि उनको डिबार किया जाए। सीरियस, कम से कम ऐसे केसेस जो बहुत सीरियस हैं, जिनके मर्डर, डिकॉइटी, किडनैपिंग, इस किस्म के केसेस को तो डिबार करें। पर उस पर कहा जाता है कि भाई पॉलिटिक्स में झूठे सच्चे केस एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, तो हमने उसका भी समाधान रेकमेंड किया हुआ है। हमने क्या, लॉ कमीशन ने किया हुआ है कि ये केस जो है सिर्फ गंभीर अपराध जिसकी 5 साल से ज़्यादा सज़ा होगी, जो मैंने मेंशन किए, जिनमें से कुछ दूसरे जहाँ पे एफआईआर कम से कम इलेक्शन से 6 महीने पहले फाइल हुई हो जी। और तीसरा जो सबसे बड़ा सेफ गार्ड है, जहाँ पे एक कोर्ट ऑफ लॉ ने चार्जेस फ्रेम कर दी हो। ऑब्वियसली गंभीर अपराध है तो सेशन कोर्ट होगी,
सबसे बड़ी कोर्ट होती है ज़िले की, उसके बाद तो हाई कोर्ट ही है। तो अगर एक जज ने उनके चार्जेस फ्रेम कर दिए तो दैट मीन्स एक एप्लीकेशन ऑफ माइंड, जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड, चाहे वो प्राइमा फेसी है उस स्टेज पे, ये अगर हो गया तो इनको डिस्क्वालीफाई कर दीजिए। फिर एक और जवाब दिया जाता है कि साहब कानून देश का तो ये है कि हर शख्स इनोसेंट है जब तक वो कन्विक्ट ना हो जाए। जी, कन्विक्शन में केसेस चूँकि चलते हैं 10-10, 15-15, 20-20 साल, जिसके खिलाफ केस चल रहा है वो केस वो डेट ही मांगता जाता चला जाता है, कन्विक्शन नहीं होती। इस 15-15, 20-20 साल में एक क्रिमिनल क्या कुछ हैवक प्ले कर सकता है। जी, हमने उसके जवाब में एक काउंटर सवाल किया कि हिंदुस्तान की जेलों में आज 4 लाख के करीब कैदी हैं, उनमें से 2,68,000 अंडर ट्रायल हैं, यानी कन्विक्ट अभी नहीं हुए, यानी इनोसेंट हैं। जी, उन इनोसेंट के आपने फंडामेंटल राइट चार छीन रखे हैं। राइट टू लिबर्टी, राइट टू द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, जहाँ चाहे जाके रहें, राइट टू ऑक्यूपेशन, जो चाहे कारोबार करें, बिजनेस करें, और एक राइट टू डिग्निटी। 4 फंडामेंटल राइट छिन जाए। और राइट टू चुनाव लड़ने का राइट नहीं, चुनाव लड़ना तो फंडामेंटल राइट भी नहीं है। जी, है ना। तो इसलिए ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ है कि अगर देश में जनता का फेथ पार्लियामेंट्री सिस्टम में, डेमोक्रेसी में बरकरार रखना है तो ये सुधार फ़ौरन करने चाहिए कि यानी डिले, इसका देश को बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी। वर्तमान विधानसभा चुनावों पे आते हैं कुरैशी साहब। 1950 से चुनाव आयोग कामयाबी से चुनाव कराता रहा है और जहां जैसी सिचुएशन होती है उस हिसाब से इंतज़ाम करता है, लेकिन कई बार इस तरह की शिकायत आती हैं, ख़ास तौर पर सुरक्षा बलों के डिप्लॉयमेंट को लेकर, या जिस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से बयान आते हैं कि कुछ ज़्यादा ओवरडू करने वाली बात होती है कि बहुत ज़्यादा सुरक्षा को लेकर आप चिंता प्रकट करते हैं या ज़्यादा डिप्लॉयमेंट करते हैं। जैसे पंजाब से जो सत्ताधारी पार्टी है उनकी तरफ से ये शिकायत आ रही है कि साहब आप तो एक तरह से लोगों को डरा रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बंदूकें लेकर क्यों खड़े हों पोलिंग स्टेशन पे सुरक्षाकर्मी। देखिए, ये प्रॉब्लम ये है कि ये सुरक्षा वक्त की पुकार है। अब जब हम इलेक्शन अनाउंस करते हैं, जब जाते हैं, तो हर पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि साहब आप सेंट्रल पुलिस फोर्सेज या पैरामिलिट्री को लेकर आइए। यहाँ तक कहते हैं कि साहब पोलिंग स्टाफ भी बाहर से लाइए। लोगों पे लोकल विश्वास नहीं, अगर ये फोर्स न जाए तो बूथ कैप्चरिंग वगैरह वापस आ सकती है। और हमेशा रूलिंग पार्टी इससे दुखी होती है कि अब रूलिंग पार्टी की हम निगाह से देखते रहें तो फिर हम अंपायर कहाँ से हुए कि उन्होंने अपने डीसी एसपी जगह जगह फिट कर दिए और वो सारा इलेक्शन रिग करने की उनको तैयारी कर दी और हम बैठे हुए देखते रहेंगे। तो ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकता। हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने एक जिम्मेदारी दी है, हम इसके नाअहल निकलेंगे कि अगर हम उस जिम्मेदारी का अच्छी तरह इस्तेमाल न कर, उस पर पूरे ना उतरें। तो ये तो और सारी पार्टीज़ की जनता की डिमांड होती है, इसलिए उसके मुताबिक कहते हैं फालतू सख्ती हम ट्रिगर हैप्पी नहीं है। हमको ज़बरदस्ती कोई ट्रांसफ़र भी करते हैं तो हम बिल्कुल मिनिमम करते हैं जो बिल्कुल एसेंशियल हैं। बाकी उससे एक तो ये होता है कि सिग्नल चले जाते हैं कि बाकी को हम चेतावनी दे के रखते हैं कि भाई देखो हम तुम पे निगाह रखी हुई, अगर तुमने पक्षपात दिखाया तो हमसे बुरा कोई नहीं। तो जब वो देखते हैं कि भाई उनका डीजीपी तक नहीं बख्शा गया। आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली सुरक्षा बल जो है वो जनता में विश्वास पैदा करने के लिए यस, बल्कि जिस बंदूक की बात हो रही है उस बंदूक से सिर्फ जो वो गुंडा जिसने इलेक्शन रिग करने का सोचा होता है वो डरता है। हमारी लाई हुई जो बंदूक होती है, जो पैरामिलिट्री की जो बंदूकें जाती हैं, उससे तो लोगों में कॉन्फिडेंस आता है कि बूथ कैप्चर नहीं होगा, मैं वहाँ जाऊँगा वोट देने तो किसी की गोली का शिकार नहीं होऊंगा, सेफ रहूँगा। लोगों में तो उससे कॉन्फिडेंस आता है। तो हमारी बंदूक से डरने वाला सिर्फ वो है जिसके दिल में खोट है। अदरवाइज जनता तो इसको बहुत अप्रिशिएट करती है और सब पार्टी डिमांड करती है। एक और कदम आपने इस बार उठाया है कि कोई भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता बूथ नहीं लगाएगा। जो बूथ आमतौर पर पर्चियां बांटना, चुनाव एक फेस्टिवल भी होता है भारत में, और ख़ासतौर पर रूरल इंडिया में जहां ज़्यादा वोटिंग होती है, शहरों में भी, तो एक कलरफुल एक कहिए कि एक फेस्टिवल का जो माहौल होता है, आपको नहीं लगता है कि इस कदम से उस पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए, अभी हमने ये फैसला अनाउंस किया, ये एक सिर्फ एक लाउड थिंकिंग है। हम जब स्टेट्स में गए तो हमें कई स्टेट्स में पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा, क्योंकि उसकी एक वजह है कि हम ये कर रहे हैं, हम फालतू कोई काम नहीं करते। हमने बिहार ऑनवर्ड्स ये शुरू किया, फैसला किया कि जो वोटर की स्लिप पार्टीज बांटती थी वो उनके बजाय हम खुद बांटेंगे, हर आदमी को घर घर हम पहुँचाएंगे।
अब जब वोट हमारी भेजी हुई स्लिप चली गई, जो बूथ बाहर लगाते थे, बूथ इसीलिए होती थी कि भाई वोटर को पता नहीं जाना किधर है, कौन सा बूथ है, कई बूथ है स्कूल में कि जी कौन से नंबर में जाओ, इलेक्टोरल रोल पे मेरा नंबर कौन से पेज पे क्या नंबर है, उस सुविधा के लिए। वो सुविधा जब हमने खुद ही प्रोवाइड कर दी तो बूथ लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है। कई पार्टी ने तो खुद ही बूथ लगाना छोड़ दिया कि भाई हम तो इस पर खर्चा भी होता था। एक तरफ तो आप कहते हो कि खर्चा करने के लिए पैसा कम है, और जब हम आपका पैसा बचा रहे हैं तो आप उसे बुरा भी मान रहे हो। अभी हमने इस पर फैसला नहीं किया क्योंकि पांचों स्टेट का हम से फीडबैक लेंगे कि क्या करना चाहिए ताकि हमारी पॉलिसी यूनिफॉर्म हो। लेकिन ये डिमांड हमको पॉलिटिकल पार्टी से आई है, ये हमारे दिमाग की इख्तरा नहीं है, ईजाद नहीं है, ये हमको पार्टी ने सजेस्ट किया। हमारे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है बाहर बूथ लगाने की, क्योंकि उस बूथ लगाने के बाद फिर कई किस्म की वायलेशन होती हैं। उसमें हमारी इंस्ट्रक्शन होती थी कि उसमें से 2 आदमी बैठ सकते हैं, डंडा नहीं होगा, आप उस वक्त चलते चलते कुछ उसको वोटर को पटाने के लिए कुछ लिफाफा ने थमा दो, कुछ ना कुछ बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो 48 घंटे का जो पीरियड है जिसमें बिल्कुल वोटर अनडिस्टर्ब करे, हमने तो इलेक्टोरल रिफॉर्म में एक ये डिमांड की भी है कि 48 घंटे में जो डोर टू डोर कैंपेन है इसको भी बंद किया जाए, जैसा कि बाकी सारा कैंपेन बंद होता है, ताकि एक साइलेंस का जो पीरियड है जहाँ पे वोटर अपने आप पीसफुली मन बना पाए। क्योंकि और उसी 48 घंटे में शराब भी जाती है, उसी 48 घंटे में सबसे ज़्यादा लिफाफे दरवाजे के नीचे पहुँच। कुरैशी साहब, वैसे तो आपने बहुत विस्तार से बात की, चुनाव खर्च की और उस पर नियंत्रण की। ये शराब जो है, शराब बहुत बड़ी कहिए कि एक तरीका है प्रभावित करने का मतदाता को। कभी चुनाव आयोग को ये लगा कि शराब पे कोई ख़ास कदम उठाया जाना चाहिए? शराब पे तो हमारे बहुत टाइट कंट्रोल होता है, बल्कि शराब पे तो हम 3 महीने पहले से काम शुरू करते हैं कि उस इलाके की डिस्टिलरीज हैं उनकी प्रोडक्शन की पिछली फिगर देखते हैं, वहाँ के जो वेयर हाउसेज हैं वहाँ पे स्टॉकिंग पोजीशन देखते हैं कि हम देखते हैं कि 2 महीने पहले से स्टॉक बिल्डअप होने शुरू हो जाते थे। फिर हम देखते हैं कि किस स्टेट से वहाँ पे आती है। हमने एक दफ़ा कर्नाटक के बॉर्डर पे पंजाब से भेजी हुई शराब पकड़ी, इतनी स्टेट से चल के वहाँ तक पहुँच जाती है, पंजाब से कर्नाटक। तो हम ये देखते हैं किस रूट से आती है। फिर हम एक नेबरिंग स्टेट, जो इलेक्शन जहाँ हो रहा है उसकी नेबरिंग स्टेट के चीफ सेक्रेटरी, DGPs और होम सेक्रेटरी को बुला के मीटिंग करते हैं कि आप सारे बॉर्डर सील कीजिए, क्योंकि शराब तो इलेक्शन में बहुत इस्तेमाल होती है और उसको रोकना हमें बहुत ज़रूरी है और उसकी काफ़ी हम पकड़ धकड़ करते हैं। जी हाँ। कुरैशी साहब, 1950 से चुनाव आयोग कामयाब चुनाव कराता रहा है और हमें विश्वास है कि इस बार भी कामयाबी से आप इस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। उसके बावजूद राज्यसभा टीवी की पूरी शुभकामनाएं हैं आपको कि आप एक कामयाब चुनाव करा के 5 राज्यों में दें।